हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में जो कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को लेकर के है, हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर हमने लिया था विजयनगर किंगडम या विजयनगर साम्राज्य को लेकर के, जिसमें मैंने बताया कि हरिहर और बुक्का दो व्यक्ति होते हैं जो कि अपने पिता के नाम पर उस युग को संगम युग नाम, मतलब संगम वंश नाम देते हैं, युग नहीं सॉरी, संगम वंश नाम देते हैं। ठीक है। और 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इसमें टोटल 4 वंश आते हैं, जो मैंने आपको ये भी बताया था कि संगम था, फिर सालुव था, फिर तुलुव था, लास्ट में अराविडु था। तो आज हम जो है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के विषय में बात करेंगे। देखिए, सल्तनत कालीन जो भी चीज़ें हैं, यानी कि सैयद, खिलजी, तुगलक, लोदी और सबसे पहले जो आता है स्लेव डायनेस्टी, SKTSL। ठीक है। यानी कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इन सबको पढ़ना, यानी कि उनके इस राज्य के बारे में, उनके प्रशासकों के बारे में जानकारी लेना, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनका प्रशासन था कैसा, किस प्रकार के कर लगाए जाते थे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश, जो 1206 से लेकर के 1200, फिर 1290 के बाद जो है खिलजी डायनेस्टी आती है। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320, यानी कि मात्र 30 साल तक शासन करते हैं। फिर तुगलक वंश आता है 1320 से लेकर के 1412 तक, तो ये लगभग 90 प्लस साल शासन करते हैं। फिर वहाँ से 1414 से आता है 1451 तक सैयद वंश, और लोदी वंश आता है 1451 से लेकर के 1526 तक। तो अगर सबसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड की बात करेंगे तो वो होता है आपका खिलजी वंश, और सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड की बात करेंगे तो वो होता है लोदी वंश। आगे चलते हैं कि सल्तनत कालीन जितने भी अमीर और सुल्तान जो थे वो तुर्क वर्ग के थे, तो ये याद रखना है कि वो तुर्क वर्ग के थे। उसके बाद इनका जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट था, यानी कि केंद्रीय प्रशासन था। जितना भी पावर होती थी वो आपकी सेंट्रलाइज्ड होती थी, केंद्रीकृत होती थी। इसमें जो भी व्यक्ति प्रभावशाली पदों पर रहता था उनको अमीर की संज्ञा दी जाती थी। अमीर का प्रभाव उस समय ज़्यादा बढ़ जाता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल या अल्पवयस्क होता था। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई अमीर है, जो संज्ञा दी गई, जो प्रभावशाली पदों पर नियुक्तियां हुई, अमीरों का एक ग्रुप है, मतलब 3-4 अमीरों को उस पोस्ट पे बैठाया गया है जो कि प्रभावशाली हैं। जो उस समय का वर्तमान शासक है उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई 13 साल का बच्चा राजा के पद पे बैठ जाता है। ठीक है। तो चूंकि जो बच्चा है वो अभी 13 साल का है, इसलिए अमीर क्या करते थे, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते थे, उसको अपदस्थ कर देते थे। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि कुछ विभाग हैं, प्रशासनिक विभाग हैं, और उसको शुरू करने वाले शासकों का नाम दिया हुआ है। जैसे दीवाने मुस्त खराज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या राजस्व डिपार्टमेंट था अलाउद्दीन खिलजी का। मुस्त खराज में आता क्या था, तो खराज और खम्स, ठीक है ना, खराज जो होता था वो भी एक प्रकार का कर है, और खम्स जो होता था लूट में पाया जाने वाला कर है। तो इसके लिए दीवाने मुस्त खराज नाम का एक राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने खोजा था। फिर दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। इसकी बाजार व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग है, कृषि से रिलेटेड है दीवाने अमीर कोही, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। दीवाने खैरात, ये फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। दीवाने बंदगान, क्योंकि इसको दीवाने बंदगान स्टार्ट किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के अनेक शौक थे, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा दासों को रखने का भी शौक था। 1,80,000 के आसपास इनके दास होते हैं फिरोज शाह तुगलक के, और ये एक डिपार्टमेंट स्टार्ट करते हैं जिसमें ये नौकरियां देते हैं लोगों को, जिस योग्य जो व्यक्ति है उस अकॉर्डिंग उसको जॉब देते हैं। उसके अलावा PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी यही करते हैं। नहरों का जाल इन्होंने ही शुरू किया था। दारुल शफा नाम का एक चैरिटेबल हॉस्पिटल या खैराती अस्पताल भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ठीक है। आगे देखते हैं कुछ विभाग और उनकी कार्यविधियां दी हुई हैं। जैसे दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, हमेशा भूल जाता है। बलबन ने स्टार्ट किया था, और दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा जो बता रहा था मैं कि स्टार्ट किया गया था, ये सेना से रिलेटेड विभाग है, यानी कि किसी की नियुक्ति सेना में करनी है तो दीवाने अर्ज वो डिपार्टमेंट था। दीवाने रिसालत विदेशी और धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवाने इंशा सरकारी पत्राचार को देखता था, दीवाने इंशा। दीवाने वजारत, ये राजस्व विभाग या वित्तीय मामलों से संबंधित जानकारी रखता है। नेक्स्ट है वजारत, एक ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान ने मान्यता दी थी। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया
तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रिपरिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें विजारत की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, मतलब इस्लामी संविधान में मान्यता जिनको मिली है वही विजारत हैं। ठीक है, आगे कहता है कि विजारत को संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा मिली थी अब्बासी खलीफाओं ने जो है फारस से ली थी। महमूद गजनवी के काल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। राज्य का जो प्रधानमंत्री होता था उसे वजीर कहते हैं। वजीर मुख्यतया राजस्व विभाग यानी कि दीवाने वजारत का प्रधान होता था। इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय सब कुछ देखता था, यानी कि जितना लगान लग रहा है वो देखता था। लगान, जैसा कि मैंने बताया कि लगान को आप बोलेंगे लैंड रेवेन्यू टैक्स। कर व्यवस्था यानी कि टैक्सेशन जो भी सिस्टम है उसका। दान यानी कि जो भी चैरिटी आ रही है। सैन्य व्यय यानी कि एक्सपेंसेस ऑन मिलिट्री, इस सब को देखता था वजीर। फिर तुगलक काल में अगर देखेंगे तो वजारत का स्वर्ण युग है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किसके काल में वो वजारत जो संस्था थी उसका स्वर्ण युग था, यानी कि उसको खुली छूट मिली हुई थी, वो आगे बढ़ रहा था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा, यानी कि सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक जो मलिक गाजी के नाम से बैठता है, देन मोहम्मद बिन तुगलक, देन फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में विजारत। ठीक है, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का संगठन और पदों का विभाजन किया जाता था। घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरे खेल होता था, याद रखिएगा सरे खेल। जो घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान है उसे सरे खेल बोला गया। 10 सरे खेल पर एक सिपह सालार होता था। ठीक है ना, घुड़सवारों का प्रधान सरे खेल, ठीक, 10 सरे खेल बराबर एक सिपह सालार। ओके, देन एक अमीर, 10 अमीरों के ऊपर, 10 सिपह सालार के ऊपर एक अमीर होता था और 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक और 10 मलिकों के ऊपर एक खान। तो कुछ इस तरह से है, सरे खेल, सिपह सालार, अमीर, ठीक है, अमीर के बाद मलिक और मलिक के बाद क्या था आपका, खान। ओके, ठीक है। फिर सुल्तान जो होता था सेना का मुख्य सेनापति होता था। फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को दृष्टि में रखकर कर का निर्धारण किया था। तो याद रखना है किसने ऐसा किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के जो नियम थे उनको ध्यान में रख करके कर का निर्धारण किया। उसने 4 कर लगाने की अनुमति दी थी, जिसमें खराज, जजिया, खम्स और जकात था। खम्स जो होता था वो लूट का धन होता था, जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। इस लाइन को दोबारा सुनिए, 4/5 भाग यानी कि 5 में से 4 भाग सैनिकों में पहले बांट देते थे और बाद में 1 भाग जो है वो राजकोष में जमा कर लेते थे। लेकिन यहीं पर बात पलटती है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इन्होंने क्या किया कि 4/5 भाग राजकोष में जमा करने लगे और शेष 1/5 भाग को सैनिकों में बांट देते थे। सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजाने का कोई हिस्सा नहीं लिया, यानी कि अगर कोई खजाना गढ़ा हुआ मिलता था कहीं तो सिकंदर लोदी उसको नहीं लेता था। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन व पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। ग्राम स्तर पर चौधरी जो होते थे वो भू राजस्व के सर्वोच्च अधिकारी थे। आप अभी भी देखते होंगे कुछ लोग दिल्ली हरियाणा साइड में कहते हैं कि बहुत चौधरी मत बनो, ठीक है, हमारे ईस्टर्न यूपी साइड में भी चलता है। तो चौधरी जो थे बेसिकली वो ग्राम स्तर के भू राजस्व के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। ठीक है, सल्तनत कालीन 2 मुद्राएं चलती थीं, जीतल और टंका। आपको पता है कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। जीतल जो होता था वो आपका पीतल का होता था, यानी कि तांबे से बना होता था, और टंका जो होता था वो आपका चांदी का होता था। इल्तुतमिश पहला तुर्क था, इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। उसने 2 सिक्के, चांदी का टका और चांदी का जीतल प्रयोग किया। मैंने उस समय बताया था कि टका और जीतल का अनुपात 1:48 था, यानी कि 1 टका बराबर 48 जीतल दाम के हिसाब से होता था। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा ऑड है इसलिए इसको याद रखेंगे आप लोग। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित होता है, जिनका नाम था खलीफा अल मुस्तसीम। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1242 से 58 तक ये खलीफा रहते हैं। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लिखित होता है।
जो कि 1226 से 42 तक खलीफा रहते हैं। हदीस एक इस्लामिक कानून होता है, जबकि जवाबित राज्य कानून से संबंधित है। तो इतनी हो गई हम लोग की थ्योरी। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। आंसर देखने से पहले एक बारी प्रश्न मेरा सुन लिया करिए या खुद पढ़ लिया करिए। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ये आपको पता चल गया, क्योंकि उस समय हिंदू की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, जब आपके सल्तनत कालीन जो सुल्तान आते हैं तो उनके अधीन जो शासन व्यवस्था, देखिए पहले लाहौर से कुतुबुद्दीन ऐबक चला रहा था, लेकिन इल्तुतमिश ने ट्रांसफ़र कर दिया, दिल्ली आ गया। तो दिल्ली ट्रांसफ़र करने का ये मतलब नहीं था कि अब पूरा भारत या इंडिया में मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं, नहीं थे। उस समय हिंदुओं पर ही शासन हो रहा था। ठीक है, तो बर्नी यही चीज़ कहता है कि वास्तव में ये जो सुल्तानों के अधीन भारत है वो इस्लामी नहीं है। ठीक है, दूसरा है कि मुस्लिम धर्म तत्वज्ञ की अक्सर उपेक्षा की जाती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उलेमा होते थे, जो धर्म तत्वज्ञ थे वो होते थे। ठीक है, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। ठीक है, तो कुछ हद कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। गैर मुस्लिम को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलती थी। ठीक है, उन पर भी कर लगाए जाते थे उनके धर्म को फॉलो करने के लिए, जजिया उसी का नाम होता है। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। उस समय इस्लामाइजेशन या जो भी बोलते हैं, इस्लामीकरण कम था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। तो मैंने बताया कि अधिकांश जो सल्तनत कालीन अमीर होते थे या सुल्तान जो होते थे वो तुर्क होते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, IAS प्री 2019 में आया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। तो ये हमने कहीं पढ़ा नहीं अभी। ठीक है ना। ठीक, अगला है कि दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, इल्तुतमिश के टाइम में शुरू हुआ था। तो ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये हमें पता है। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो मीर बख्शी का जो पद था, तो मीर बख्शी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये खिलजी के टाइम में नहीं आना चाहिए। मीर बख्शी एक तरह से सेना का जो अधिकारी है वो होता था, प्रबंध करता था घोड़ों का, उनके रखरखाव का, सेना का। तो ये मुझे लगता है कि अकबर या मुगल डायनेस्टी में ही किसी के काल में आता है। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। आंसर ए है, यानी कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ये चीज़ याद कर लेंगे। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना यानी कि गांवों के समूह पर एक आमिल या अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी, जो परगने से राजस्व संग्रह का कार्य करता था। इक्ता प्रणाली भारत की प्राचीन देसी संस्था ना होकर अरब की मौलिक इकाई थी, जिसका उद्भव ईरान में हुआ, जिसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने लागू किया, ये मैंने बताया है। और मीर बख्शी यानी कि सैन्य विभाग का प्रमुख, जो मैं बता रहा था आप लोग को। ठीक है, ये मुगल काल का पद है जो मैंने अभी आपको बताया, ना कि सल्तनत काल का। ठीक है, क्योंकि सल्तनत काल में क्या होते थे, दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज, जो कि बलबन के समय में स्टार्ट किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं थी। तो इसका आंसर तो ऐसे ही बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। एक्चुअली जमीन का एक टुकड़ा देते थे, इक्ता जिसको बोलते हैं, पैसे के बदले, और इक्तेदारों की नियुक्ति हो जाती थी, यानी कि जिसके पास वो टुकड़ा है वो इक्तेदार है। ठीक है, अब क्या होता था, तो इक्तेदार क्या करते थे कि उस पूरे क्षेत्र से, मान लीजिए एक बड़ी जमीन उनको दी गई है, तो छोटा छोटा टुकड़ा इधर उधर आपस में उन्होंने दे रखा है। तो इक्तेदार की ये जिम्मेदारी होती थी कि उस भूमि से जितना राजस्व आ रहा है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, अपने पास लेंगे। ठीक है, अपने पास रखेंगे। और इसको भी मैंने कहीं एक बार पढ़ रखा है कि उसका पहले प्रॉपर यूज़ करेंगे उस ज़मीन के डेवलपमेंट के लिए या उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जितना मतलब उनका एक्सपेंडिचर, जितना खर्च आ रहा है, और खर्च के बाद जो शेष पैसा बच रहा है उसमें से कुछ राजा को दिया जाता था। लेकिन डायरेक्टली जो इक्तेदारी होती थी, यानी कि इक्ता जो होता था, उसका पैसा या राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में नहीं जाता था।
ठीक है, तो क्या क्या बाकी ऑप्शन से देख लेते हैं। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल करेक्ट है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, बिल्कुल सही है। सियासतनामा जो है एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। और मुक्ति या एकतादार दोनों एक ही चीज है। मुक्ति को एकता से राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। हाँ ठीक है, तो जो मैंने खर्च बताया, इन्हीं सैनिकों को रखने का खर्च पहले वहन करना पड़ता था, जो राजस्व आता था, और अगर उसमें से कुछ बचता था तो राजा को दिया जाता था। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे जल्दी से कि एकता प्रणाली इल्तुतमिश द्वारा लाई गई है। ये एकता व्यवस्था में एकतादार या मुक्ति, जो मैंने बताया कि भू राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी रखता था, सीधे सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करता था। उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। तो पॉइंट ये अच्छा है, इसको अंडरलाइन करते हैं कि खालिसा भूमि से प्राप्त जो आय होती थी वो सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निज़ाम अल मुल्क की फ़ारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक एकता व्यवस्था का विवरण मिलता है। एक बार और नाम पढ़ लेते हैं। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निज़ाम अल मुल्क की फ़ारसी पुस्तक सियासतनामा में प्रारंभिक एकता व्यवस्था का विवरण मिलता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में, तो आरोही मतलब होता है आपका छोटे से बड़ा, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा क्या होता है, परगना, ठीक है ना, गांवों को मिला के एक बनेगा परगना, परगना के बाद सरकार, और सरकार के बाद सूबा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन होगा ए, करेक्ट आंसर है परगना, सरकार और सूबा। तो मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबा या प्रांत कहते थे, ठीक है। सूबेदार सूबे के शासन का प्रमुख अधिकारी था। सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा जाता था जिन्हें सरकार कहा जाता था। फिर सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था, जैसे फौजदारी न्यायालय आप देखते हैं होता है, तो वही फौजदार होता था, सरकार का जो मुखिया होता था। फिर सरकार को परगना या महल में बांटा जाता था, ठीक है। यहाँ का अधिकारी जो होता था शिकदार होता था। परगने के अंतर्गत गांव होते थे। मैंने आपको क्या बताया था कि गांवों को मिला करके परगना बनता है, ठीक है, और कई सारे परगने को मिला करके सरकार, और कई सारी सरकार को मिला करके एक सूबा बनता है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं इसको कि सूबा यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है, उसके अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्हें सरकार बोला जा रहा है, और उसके अंदर किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जिन्हें परगना बोला जा रहा है। और ये परगना किससे बन रहा है, तो बहुत सारे गांवों से मिला करके एक परगना बन रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि गांव जिन्हें मावदा या दीह कहा जाता था, परगनों के अंतर्गत जो गांव होते थे उन्हें मावदा या दीह कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियां होती थी जिसे नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहते थे, जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। अतः मध्यकालीन भारत में आकार की दृष्टि से सही आरोही क्रम जो हमने बताया वो हो जाएगा। इसको एक बार हम लोग ब्लैंक पेपर पर समझ लेते हैं। तो जो मैंने बताया उसको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैंने बना रखा है आपके लिए कि सबसे पहले सूबा है, सूबे को प्रांत बोल रहे हैं, प्रांत का जो अधिकारी है उसे सूबेदार बोला जा रहा है। फिर आता है सरकार, सूबों के अंदर सरकार में डिवाइड होता है, सरकार का जो अधिकारी है उसको फौजदार बोलते हैं। फिर ये सरकार परगनों यानी कि या महल में डिवाइड होती है, जिसके अधिकारी को शिकदार कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए अगर आप लेक्चर देख रहे हैं। इसके बाद परगने जो है मावदा या दीह, जिसे गांव हम समझेंगे, मावदा या दीह में डिवाइड होती है, ठीक है। और ये मावदा या दीह छोटी छोटी बस्तियाँ जिसे नागला कहते हैं उसमें डिवाइड होती हैं, ठीक है। शाहजहां के समय में एक विशेष बात ये बताई जा रही है कि सरकार और परगना के बीच में एक और इकाई पाई जा रही है जिसे हम लोग चकला कहते हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिए लेक्चर देखते हुए आप लोग पॉज करके, ठीक है। दीवाने अर्ज की स्थापना की गई तो बलबन के द्वारा की गई। मैंने पहले भी बताया है कि बलबन के द्वारा जो है दीवाने अर्ज की स्थापना की गई है। अगला है कि दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी का, दीवाने अमीर कोही तुगलक का था, दीवाने खैरात फिरोज़ तुगलक का था, दीवाने रियासत आई थिंक ये भी जो है अलाउद्दीन खिलजी का था, दीवाने रियासत भी अलाउद्दीन खिलजी का था। मुस्तखराज जो था वो आपका राजस्व से संबंधित एक डिपार्टमेंट था। अमीर कोही कृषि से संबंधित था। खैरात जो भी चैरिटी आती थी उससे रिलेटेड था।
ठीक है, बाजार नियंत्रण में रियासत आता है। अगला प्रश्न है आपका दीवाने बंदगान, तो ये आपका फिरोज तुगलक बिल्कुल सही सुमेलित है। बंदगान फिरोज तुगलक बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, 1,80,000 के आसपास जो है अफीफ के अनुसार इसके राजधानी में दासों की संख्या बढ़ के हो गई थी। दीवाने अमीर कोही या दीवाने अमीर कोही या अमीर कोही जो है ये आपका कृषि है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लगाया हुआ है, कृषि विभाग की स्थापना किया है। दीवाने अमीर कोही अभी मैंने बताया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। दीवाने अर्ज तो सेना का ये डिपार्टमेंट है, दीवाने अर्ज। ठीक है, दीवाने इंशा तो सरकारी पत्र व्यवहार से रिलेटेड हमने पढ़ा था। दीवाने वजारत, तो दीवाने वजारत जो है वो मुझे लगता है कि धार्मिक मुद्दों से संबंधित होना चाहिए। तो डी का 1 देखते हैं आंसर क्या है। डी का 1, तो डी का 1 कहीं नहीं है, डी का 3 है और बी का 1 है, यानी कि दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बताया था मैंने, दीवाने इंशा सरकारी पत्र व्यवहार संबंधित। देखते हैं इन दोनों से आंसर बनता था कि नहीं, क्योंकि डी का 1 नहीं है, ये मेरा गलत हो गया। ए का 4, सी का 2, ए का 4, ए का 4। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है ये आंसर केवल एक पता हो जाने पे। सी का 2 भी जो है करेक्ट आंसर को बना दे रहा है। ठीक है, तो अगर 2 भी आपको करेक्ट मालूम है तो हो जाएगा। दीवाने वजारत जो हमने पढ़ा था, वजारत को आपके धार्मिक रूप से इसकी एक्सेप्टेंस थी बता रहा था, लेकिन यहाँ पर वित्तीय मामलों से संबंधित चीज़ें देखी जा रही हैं वजारत के द्वारा। और रिसालत जो है वो धार्मिक मुद्दों से संबंधित है या विदेशी मामलों से संबंधित है। दीवाने अर्ज तो आपको पता है रक्षा विभाग से संबंधित ये डिपार्टमेंट है, बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आरिज़े मुमालिक ही दीवाने अर्ज है, तो इसका दूसरा नाम भी है आरिज़े मुमालिक। फिर कह रहा है कि वजारत का चरमोत्कर्ष किस पे पहुंचा, तो तुगलक में फिरोज शाह तुगलक के काल में जो वजारत थे उनका चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है फिरोज के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। मध्यकाल की सरकार की एक समग्र रचना थी, ये विलय था तुर्क मंगोल यानी कि मध्य एशिया का, फारस अरब तुर्क मंगोल का, फारस अरब तुर्क मंगोल और भारतीय तत्वों का। तो यही है, फारस अरब के साथ साथ तुर्क मंगोल थे ही, भारतीय तत्व थे ही। ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है कि कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, तो खम्स मतलब होता है लूट का धन, खराज हो सकता है। फिर उसके बाद एक है मुक्तई, मुक्तई जो ये भी भूमि पर लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग 1 और 4 तो होना चाहिए। ठीक है, तो 1 और 4 होना चाहिए, इसमें 4 है नहीं। ठीक है, खम्स नहीं होना चाहिए क्योंकि लूट के धन को खम्स कहते हैं। देखते हैं आंसर क्या है। तो खम्स जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, बिल्कुल करेक्ट बताया मैंने। ये जो था ये धर्मनिरपेक्ष कर था। ठीक है, 4/5 भाग सैनिकों में पहले बांटा जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय 4/5 भाग राजकोष में रखा जाने लगा, यानी कि रेवेन्यू जो है वो बढ़ाया जाने लगा, कोष बढ़ाया जाने वाला। एकता व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी, तो इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था स्टार्ट की थी। फिर आता है कि सल्तनत काल में भू राजस्व की सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो थे उनको क्या बोलते थे, तो चौधरी बोलते थे। शर्ब कर कब लगाया जाता था, तो हक के शर्ब, हक ए शर्ब, हक के शर्ब नामक कर था। ठीक है, जो मोहम्मद बिन तुगलक लगाता था, सिंचाई पर लगता था ये कर। ठीक है, तो हक के शर्ब जो है वो सॉरी फिरोज तुगलक लगाता था, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं लगाता था, फिरोज तुगलक ने लगाया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा नहरों का विकास इसी ने करवाया था। जवाबित का संबंध किससे है, जवाबित राज्य से संबंधित कानून है। ठीक है, हदीस क्या है, हदीस एक इस्लामी कानून है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता है, फवाजिल का अर्थ होता कि जो राशि मतलब सेना के रख रखाव के बाद बचती है उसको सरकारी खजाने में जमा करना, यही फवाजिल का अर्थ होता है। तो इस हिसाब से हो जाएगा, अभिजात वर्ग को दिया जाने अतिरिक्त भुगतान मालगुजारी इक़्तिदार द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाएगी, यही होगा। अतिरिक्त राशि जो कि इक़्तिदारों द्वारा जमा कराई जाती है उसे बोलते हैं फवाजिल। अगला है कि निम्न सल्तनत 2 मुद्राओं का पता लगाओ, तो टंका और जीतल जो होता था, टंका इस टू जीतल का अनुपात 1:48 होता था। तो 2 और 4 जो होगा करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि टंका किसने चलवाया? इल्तुतमिश ने चलवाया। टंका जारी करने वाला मध्यकालीन इल्तुतमिश था। टंका, शशगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे? तो ये तो चांदी का बना था। जीतल जो है वो आपके तांबा का बना था। तो चांदी और तांबा, शशगनी के बारे में पता नहीं है, ठीक है, बट चांदी और तांबा जो है वो करेक्ट आंसर है। अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किसने अंकित किया? तो अंतिम खलीफा का नाम अलाउद्दीन मसूद शाह जो अंकित करता है। अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे, जबकि इल्तुतमिश ने जब किया था तो वो अंतिम खलीफा नहीं थे, उनका नाम था अल मुस्तनसीर। तो इसी के साथ जो आज सल्तनत कालीन हम लोग का एक पाठ पढ़ रहे थे वो ख़त्म होता है। कल हम लोग कला और साहित्य पढ़ेंगे और उस वीडियो को आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो इस लेक्चर के लिए अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर किसी ने कोचिंग नहीं की है या फिर आपको ये महसूस हो रहा है कि अकेले घटना चक्र नहीं की जा रही है, तो आप घटना चक्र एक बारी पढ़ने के बाद इसको देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ समझा करके इस प्रश्नों को जो है आपके सामने लाया जाए, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप के एक शेयर और लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।